साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर्स में। एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर सीरीज में आज हम बात करेंगे मैथ के 69th पेपर की, जो लिया गया था दिनांक 9 फरवरी को 9 बजे से 10 बजे के बीच में। आइए देखते हैं इस पेपर में किस तरह के सवाल पूछे गए थे। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रहा, किसी शंकु की त्रिज्या ऊंचाई और त्रिज्या ऊंचाई आपको कितनी दी गई है? एल बराबर कितना दिया गया है? एल बराबर दिया गया है 12 और आर बराबर दिया गया है 7। आपसे पूछ क्या रहा है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये कितना होता है? ये होता है पाई आर, आर प्लस एल। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए। पाई सीधा सीधा मान है तो पाई की वैल्यू रखने की आवश्यकता पड़ेगी। 22/7, आर की वैल्यू है 7, 7 धन 12, 7 से 7 कैंसिल, मतलब 22 गुणे 19, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38 और 3 41, 418 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, प्रमोद, अखिल और रमन एक कार्य को 14 दिनों में कर सकते हैं। अखिल और रमन समान कार्य को 77 दिनों में कर सकते हैं। दिनों की संख्या ज्ञात करें जिसमें प्रमोद उसी कार्य को पूरा कर सकता है। टाइम एंड वर्क का बहुत बेसिक सा सवाल है। 3 लोगों का दिया हुआ है, 2 लोगों का दिया हुआ और 1 आदमी का पूछ रहा है। सवाल में आपको बोल रहा है प्रमोद, अखिल और रमन ये कितने दिनों में कर रहे हैं? 14 दिनों में। ये टाइम है आपका। अखिल और रमन ये कितने दिनों में कर रहे हैं? 77 दिनों में। अब आपसे पूछ किसका रहा है? प्रमोद का। ठीक है, अब देखिए मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी कि अगर टाइम दिया गया हो तो समयों का जो एलसीएम है वो टोटल वर्क के बराबर होता है। अब यहां पर अगर मैं एलसीएम निकालूंगा तो 7 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं। 7 दूनी 14, 11 सत्ते 77, यहां से 2 बचेगा, यहां से 11 बचेगा, तो 7 गुणे 2 गुणे 11 मतलब वर्क बराबर हो जाएगा 154। और इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 154 में 14 का भाग देंगे 11, 154 में 77 का भाग देंगे 2। अब आप यहां देखिए इन तीनों की जो क्षमता है वो कितनी है? 11। इन दोनों की जो क्षमता है वो कितनी है? 2। मतलब अकेले प्रमोद की जो क्षमता है वो कितनी रही होगी? 9। तो अब आपके पास जो मामला है वो है 154/9 का दिया गया है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, टाइम एंड वर्क का बहुत ही बेसिक सा सवाल है। टाइम एंड वर्क को स्टार्ट करते समय ही ये सवाल पढ़ाए जाते हैं। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, अक्षित 10% की छूट देकर 5000 रुपए अंकित मूल्य वाला एक सूटकेस बेच रहा है। यदि भुगतान नगद में किया जाए तो 10% की छूट और देता है। ग्राहक ने अक्षित से सूटकेस खरीदा और उसे नगद में भुगतान किया। उसने अक्षित को कितनी धनराशि का भुगतान किया? छूट वाले मामले में मैंने आप लोगों को बताया था, अगर मामला प्रतिशत में देकर आंसर प्रतिशत में ही दिया गया हो तो आपको सवाल लगाना है a+b - ab/100 से। लेकिन अगर मामला रुपए में देकर के रुपए में ही उत्तर उसका दिया गया हो तो फिर आपको सवाल को हल करना है। अब यहां देखिए 10% की 2 छूटें हैं। एक 10% की वैल्यू होती है 1/10 और नगद भुगतान पर फिर उसने 10% की छूट दे दी। ठीक है, मतलब पूरा मामला हो गया 10 से 9 का। और चूंकि दोनों ही 10% की छूट है तो 2 छूट है तो यहाँ लग गया स्क्वायर, मतलब पूरा मामला हो गया 100 से कितने का? 81 का। अब देखिए सामान की कीमत कितनी थी? 5000 रुपए, मतलब इस 100 की वैल्यू कितनी है? 5000। 2 जीरो यहाँ, 2 जीरो यहाँ, मतलब 1 बराबर कितना हो गया? 50। बस आप इसमें 50 का गुणा मार दीजिए, कितना आ जाएगा? 5 × 5, 5 × 8 40, 1 जीरो और उत्तर हो जाएगा 4050 रुपए दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? एक कस्बे की जनसंख्या 64,000 है जिसमें प्रतिवर्ष इसकी वर्तमान जनसंख्या के 1/8 के बराबर वृद्धि होती है। इसके बराबर वृद्धि होती है 1/8 के बराबर। परसेंटेज नहीं दिया हुआ, सीधे सीधे वैल्यू दे गई है। अगर परसेंटेज भी दिया रहता तो भी हम उसे फ्रैक्शन में ही लेते हैं। अब 1/8 की वृद्धि होती है 1/8 की, मतलब 8 में 1 की वृद्धि, मतलब पूरा मामला क्या है? 8 से कितना हो रहा है? 9। अब कितने साल बाद की बात हो रही है? 2 साल की, मतलब ये मामला हो जाएगा 8 स्क्वायर से 9 स्क्वायर का। मतलब कहानी ये है कि 64 से कितना हो रहा है? ये 81। अब कब बोल रहा है? पहले की वैल्यू दे करके बाद की वैल्यू पूछ रहा है, मतलब वैल्यू दी गई है 64 की, पूछी जा रही है 81 की। इस 64 की वैल्यू कितनी है? 64,000। तो इसको आप कट करेंगे तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1000। बस इसी 1000 का आप यहाँ गुणा मार दीजिए, मतलब हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 81,000 दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 पे। ठीक है,
बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, एक टंकी पे रिसाव के कारण 220 लीटर पानी बचा है जिसमें मूल रूप से 240 लीटर पानी था, प्रतिशत हानि क्या है। ठीक है, परसेंटेज का बहुत ही बेसिक सा सवाल आपको कह रहा है पूरा मामला ये था 220 बचा है, कैपेसिटी 240 की है। ठीक है, मतलब 240 पानी था, अभी कितना बचा 220। अगर मैं इसको रेशियो में कन्वर्ट करूं तो मामला कितने का है, 12 से 11 का। ठीक है, इसमें कमी कितने की हो रही है, 1 की, और आपसे कमी प्रतिशत पूछा जा रहा है। तो कमी प्रतिशत हमेशा 1 मूल मान पे निकलती है बटे 12 गुणे कितना 100, 4 3 12, 25 चौके 100, 25 बटे 3%, या तो फिर हम इसको लिख सकते हैं 8 सही 1 बटे 3, या तो हम इसको लिख सकते हैं 8.33% दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, एक दूध वाले ने 1630 में 90 लीटर दूध खरीदा, 15 लीटर पानी मिला दिया और 19 रुपए प्रति लीटर की दर पर बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। सवाल को लगाने का सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप पर लीटर की वैल्यू निकाल लीजिए, लेकिन क्यों, क्योंकि दूध की जो कीमत है वो 0 होती है। लेकिन यहां पर हमारे साथ जो प्रॉब्लम है वो ये है कि 1630 में शायद 90 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, 1630 में 90 का भाग नहीं जाएगा, और 1630 रुपए उसके 90 लीटर का कुल क्रय मूल्य है, 1 लीटर का नहीं। मतलब आप ये कह सकते हो कि जो आपका सीपी है वो कितना है, 1630 रुपए। ठीक है, एसपी कितना है, किस रेट पर बेच रहा है वो, 19 रुपए प्रति लीटर, मतलब ये 19 है। 90 लीटर आपका दूध था, इसमें आपने 15 लीटर पानी मिला दिया, मतलब पूरा मामला हो गया 19 गुणे 105, मतलब 19 बना 95, 19 से कम 1995 रुपया। तो जो आपको प्रॉफिट हुआ वो प्रॉफिट कितना हुआ, इन दोनों को आप माइनस कर दीजिए। 5 में 0 गया 5, 9 में 3 गया 6, 9 में 6 गया 3, और ये 1 में गया 0, मतलब कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 365 का। आपसे पूछ क्या रहा है, प्रतिशत। तो जो प्रॉफिट परसेंटेज होता है वो होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, मतलब कितना हो गया मामला, 365 बटे 1630 गुणे 100, 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, अच्छा सही बटे में है, मतलब आपको सवाल को हल करना है। 3 9 1 10 किसी से कटेगा तो ये है नहीं, सीधे सीधे भाग दे लेते हैं। कितने में भाग देना है, 365 में 10 का किया तो 3650 बटे कितना है 163 भी सभी में है, मतलब भाग तो आपको देना ही है। 163 16 दूनी 32, 2 बार जाएगा, 2 3 6, 16 दूनी 32, 15 में से 6 चला गया 9, 4 में से 2, 5 में से 2 चला गया 3, 390, 16 तिया 48 नहीं जा रहा, 16 दूनी 32 ही जाएगा। ठीक है, तो ये भी कितना हो गया 326, 10 में से 6 चला गया 4, 8 में से 2 चला गया 6, 22 सही 64 बटे 163%, 22 सही 64 बटे 163%, ये आपके सवाल का जवाब है, दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ओ अलजेब्रा। वास्तव में एसएससी जीडी में अलजेब्रा करके कोई टॉपिक तो है ही नहीं, और आपने देखे भी होंगे कि अलजेब्रा के सवाल नहीं आ रहे, लेकिन अलजेब्रा का एक सवाल आपको देखने को मिला था सिंप्लीफिकेशन में। मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ कि सिंप्लीफिकेशन 4 हिस्सों में होता है। पहला हिस्सा कैलकुलेशन का जो बैंकिंग में पूछा जाता है, दूसरा हिस्सा होता है बॉड मॉस का जो कि ज़्यादातर एसएससी के एग्जाम्स में और रेलवे के एग्जाम्स में पूछा जाता है, तीसरा हिस्सा होता है अलजेब्रिक फार्मूले का जिसमें अलजेब्रा के सवाल नंबर्स के साथ दिए जाते हैं, और चौथा हिस्सा होता है मैथमेटिकल सीरीज का जो प्योरली एसएससी में पूछा जाता है। ठीक है, अब इस सवाल में आपसे पूछ क्या रहा है, चतुर्थानुपाती, और चतुर्थानुपाती का फॉर्मूला क्या है, BC/A। ठीक है, अब A की वैल्यू ये है, B की वैल्यू ये है, C की वैल्यू ये है। अब अगर मैं इसको पुट करूं वैल्यू को तो क्या आएगी भाई, A² माइनस AB, A² प्लस B² और बटे A की घाते 4 माइनस B, ये आपका मामला है। अब अगर मैं इसमें से A को कॉमन निकाल लूं तो यहां से क्या बचेगा, A माइनस B, यहां पे क्या है A² प्लस B², और नीचे क्या बचेगा A² प्लस B², A प्लस B और A माइनस A² प्लस B², ये कैंसिल, A माइनस B ये कैंसिल। अब आपके पास जो बचा वो बचा A/A प्लस B,
यही आपके सवाल का जवाब है, दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 2 में। पता नहीं क्यों इसमें, अच्छा चौथा ऑप्शन ए माइनस बी है, ये आपका उत्तर सही है। अब आपके सामने एक सवाल होगा कि a4y माइनस b4 का जो फॉर्मूला वो मैंने कैसे लिखा। इससे मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। अब अगर मैं इसी की घाते 4 कर दूं, चूंकि घात तो सम संख्या की ही लगनी है, तो 4 का आधा देखिए, 2 का आधा 1 था, ठीक है, 4 का आधा क्या हो जाएगा 2, 2 का आधा 1 और लास्ट में a माइनस बी, ये फॉर्मूला बनता है। अगर मैं इसी को a की घाते 8 माइनस बी की घाते 8 बनाऊं तो 8 का आधा 4, ये सब प्लस में रहेगा, फिर 4 का आधा 2, फिर 2 का आधा 1 और लास्ट में a माइनस। इस चीज को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। a पावर टू 16 माइनस b पावर टू 16 होगा, तो 16 का हाफ कितना होगा 8, तो 8 4 2 1 और लास्ट में एक माइनस। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है 2640 सेंटीमीटर क्यूब आयतन और 21 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलनाकार पात्र के आधार की त्रिज्या ज्ञात करें। बेसिक सवाल है, आयतन दिया हुआ है, ऊंचाई दी गई है, त्रिज्या आपसे पूछी जा रही है। तो बेलन का जो आयतन है, बेलन का आयतन वो होता कितना है पाई आर स्क्वायर एच, और इसकी वैल्यू उसने कितनी दे रखी है 2640। ठीक है, क्योंकि सारा का सारा मामला पाई में तो है नहीं, पाई की वैल्यू पेस्ट कर देते हैं 22/7। आर की वैल्यू तो आपको निकालनी ही है, तो आर स्क्वायर, एच की वैल्यू कितना दिया हुआ है 21 बराबर होता है 2600। ठीक, अब देखिए काटेंगे अगर तो 2 3 7 3 81, 6 4 10 दोबारा कट जाएगा, 3 8 24, 3 8 24, 22 चौक 88, ये कितना हो गया 40, मतलब आर स्क्वायर बराबर कितना है 40, तो आर बराबर कितना होगा स्क्वायर रूट ऑफ 40। अब आप देखिए 40 इसके नजदीक है, इसके अगल बगल के जो कंप्लीट स्क्वायर वाले जो नंबर्स हैं वो कौन से हैं 36, 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर 49। अब ये 6 का स्क्वायर है, मतलब 7 वाला तो उत्तर गलत होगा, 5.24 गलत, ये गलत, ये गलत, हमारा उत्तर हो जाएगा 6.32। ये मैंने क्यों लगा दिया, ये मैंने इसलिए लगा दिया कि 6 का जो स्क्वायर है वो होता है 36 और यहाँ पर वैल्यू कितनी है 40, मतलब 6 से थोड़ी सी ज्यादा, और 6 से थोड़ी सी ज्यादा ऑप्शन में हमारे पास केवल ऑप्शन नंबर 2 है। हाँ, 6 पॉइंट करके अगर 2-3 वैल्यू दी गई होती, मतलब सारी वैल्यू अगर ऐसी होती, तब हम क्या करते हैं 40 का एग्जैक्ट स्क्वायर रूट निकालते। ठीक है, लेकिन यहाँ पर उसकी आवश्यकता नहीं है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है रानू एक कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकती है, रूबी उसी काम को 15 दिनों में कर सकती है। रानू से शुरू करते हुए, शुरुआत रानू कर रही है एकांतर आधार पर। कई बार ये सवाल एसएससी जीडी में पूछा जा चुका है, एकांतर दिनों वाला मामला, सवाल में कुछ रहता भी नहीं है। देखिए रानू और रूबी की बात हो रही है, ये हो गई रानू 10 दिन में, ये हो गई रूबी कितने दिन में कर रही है ये 15 दिनों में, ये टाइम दिया। 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा 30, इसकी इफिशियंसी हो गई 3, इसकी 2। अब एकांतर दिनों का काम है, मतलब जब ये करेगी तो ये नहीं करेगी और जब ये करेगी तो ये नहीं करेगी, एक एक दिन छोड़ के काम होगा। तो यहाँ पर टोटल काम कितना हो गया 5 काम, कितने दिनों में हो गया 2 दिनों में, और इसको हम मान लेते हैं 1 यूनिट। अब देखिए 5 काम हो रहा है, 30 की बातें हो रही है, तो 5 6 के 30, पूरी कितनी यूनिट आ रही है 6 यूनिट। अब 6 यूनिट आ रही है, शेष काम कुछ बचा ही नहीं, शेष काम कुछ नहीं बचा, तो 1 यूनिट 2 दिन की है, मतलब 6 × 2 बराबर उत्तर कितना हो जाएगा 12 दिन। यही आपके सवाल का जवाब है, दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में। सवाल को और इजी कर दिया। अगर यहाँ पर कुछ बचा होता शेष, तब हमें इसकी जरूरत पड़ती कि कार्य को शुरू किसने किया था, तो रानू ने शुरू किया था, तो हम सबसे पहले रानू से काम कराते, देन आफ्टर हम रूबी से काम कराते। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, माता पिता की औसत आयु 24 वर्ष है, औसत 24 है, 2 लोगों का है, मतलब योग कितना है 24 दूनी 48। क्यों, क्योंकि योग बराबर होता है औसत गुणे संख्या, 2 लोगों की बात हो रही है। फिर आपको सवाल में बोल रहा है पुत्र की आयु पति की आयु की 1/9 है, पत्नी पति से 6 वर्ष छोटी है। देखिए इन दोनों का अंतर भी दे दिया। परिवार के 3 सदस्यों की आयु ज्ञात करें। 6, 48 में से 6 गया 42, 21 और 27,
27 का 1/9 मतलब कितना हो गया 3। ठीक है, तीनों की औसत आयु ज्ञात करें तो 48 3 51, 51 में 3 का भाग देंगे, उत्तर है 17 वर्ष। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा मैंने डायरेक्ट टिक कैसे किया, इस बात को समझिए जरा सा। जैसे मान लीजिए मेरे पास 200 रुपए है, मुझे उनको 2 लोगों में बांटना है, लेकिन शर्त यह है कि मुझे एक आदमी को 20 रुपए ज्यादा देने हैं, मतलब दोनों के बीच का जो अंतर है वो 20 रुपए होना चाहिए। मैं क्या करूंगा, उस 200 रुपए में से सबसे पहले मैं उस 20 रुपए को अलग कर दूंगा, बचेंगे कितने 180, उसको मैं आधा आधा दोनों को दे दूंगा 90-90 रुपए, और जो 20 रुपए है वो चुपके से दे दूंगा। सामने वाला भी खुश कि दोनों को बराबर मिला है, और जिसको ज्यादा मिल रहा है वो भी खुश कि उसको उसके काम का हक मिल चुका है। ठीक यही चीज यहाँ पर है। देखिए, मदर एंड फादर इन दोनों की जो उम्र है औसत 24 है, मतलब योग कितना हो जाएगा 48। अब इन दोनों का अगर मदर और फादर की अगर मैं बात करूं, इन दोनों का अंतर कितना है, मतलब सवाल में आपको ये बोल रहा है कि फादर जो है वो मदर से 6 साल बड़ा। तो सबसे पहले मैं इस 6 को अलग कर देता हूं, 6 को अलग कर दिया, बचा कितना 42, और 42 को जब मैं 2 हिस्सों में बांटूंगा तो कितना हो गया 21। अब छोटा कौन है, छोटा कौन है, छोटी है मदर। 21 इसको भी दिया, 21 इसको भी दिया, जो 6 अलग किया था इसको 6 और दे दिया, इसकी उम्र हो गई 21 और इसकी उम्र हो गई 7। ठीक है, अब जो बच्चा है वो कितना है, पति की आयु का 1/9, मतलब जो चाइल्ड है वो इसका 1/9 है, तो 27 गुणे 1/9 मतलब ये कितना हो गया 3 साल का। अब हमसे तीनों का औसत पूछा जा रहा है, तो औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है योग बटे संख्या। अब योग आपको कितना है, योग जो दिया हुआ है, जो औसत आपसे पूछा जा रहा है, औसत किसका पूछा जा रहा है, मदर फादर और चाइल्ड का। 3 लोग हैं इसलिए बटा 3, मदर और फादर का है 48, इसका है 3/3, 51/3, उत्तर कितना हो जाएगा 17 ईयर्स दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, सवाल को अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करो तो कलम चलाने की भी आवश्यकता नहीं। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, एक वृत्ताकार ट्रैक के एक चक्कर को पूरा करने में 12 मिनट लेता है, और उसी चक्कर को पूरा करने में 18 मिनट लेता है। एक ही समय एक ही बिंदु से एक ही दिशा में 12:30 PM पर चलना शुरू करते हैं। ठीक है, तो वो उसी बिंदु पर उसी दिन इस समय पर मिलेंगे। सबसे पहले तो आपको ये निकालना पड़ेगा कि वो मिलेंगे कब। ठीक है, कितनी देर बाद मिलेंगे। यहाँ पर आप देखिए ये कितने मिनट में चलता है, 12 मिनट में, ये चलता है 18 मिनट में, तो ये 12 मिनट और ये 18 मिनट। मुझे क्या निकालना है, इन दोनों का एलसीएम। तो 6 दूनी 12, 6 तिरिक 18, मतलब एलसीएम कितना हो जाएगा 36। एलसीएम कितना हो जाएगा 36 मिनट। ठीक है, अब अगर मेरे को सवाल को लगाना है तो आपसे ये पूछ रहा कि वो कब मिलेंगे। पहली बार वो कब मिले थे 12:30 पर, कब मिले थे वो 12:30 पर, तो अब इसी के गुणज में तो वो मिलेंगे। तो अब आप ये देखिए कि इस जगह पर कितने का फर्क है, 2:18 में। देखिए 12:30 और 2:18 कितने मिनट का अंतर है, 12:30 से 2 घंटे होते 2:30, लेकिन 2 घंटे से 12 मिनट कम है, 2 घंटे से 12 मिनट कम है, इसका मतलब 120 में 12 कम है, तो ये कितना है 108 मिनट। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं 12:30 2:30 22 कम है, मतलब 120 माइनस 22, ये कितना हो जाएगा, अगर केवल 20 होता तो 80, 2 और घटाना है तो कितना हो जाएगा ये 78। अगर मैं इसकी बात करूं 12:30 से 2:30, ठीक है 120 8 मिनट और ज्यादा है, तो 120 प्लस 8 मतलब यहां पर डिफरेंस कितने का है 128 मिनट का। अगर मैं इसकी बात करूं तो 12:30 से 2 घंटे 2:30, और 2 घंटे का मतलब 120, ये 2 मिनट कम है, माइनस 2 मतलब 118। अब आप देखिए इनमें से ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 36 का भाग चला जाएगा। देखिए 36, अगला 72, 108 और 144। अब आप देखिए 78, 36 दूनी सॉरी 98 है, ये गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, उत्तर है हमारा ये वाला, और ये किसका है 2:18 PM का, मतलब हमारा उत्तर हो जाएगा 2:18 पर। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ओह 1/3 प्लस ए स्क्वायर निकालना क्या है। यहां भी चतुर्थानुपाती, चतुर्थानुपाती के लिए मैंने फॉर्मूला बताया ही BC/A। देखिए लास्ट के पेपर्स में उसने अलजेब्रा को
रेशियो में डाल करके पूछ लिया। यहाँ पर आपको अलजेब्रा के फॉर्मूले अगर आपको पता नहीं होंगे तो आप इन सवालों को अटेम्प्ट नहीं कर सकते। अब आप देखिए यहाँ पर पूरा मामला जो है वो ये है, ए स्क्वायर, ये ए है, ये बी है और ये C, ठीक है। अब यहाँ पर मामला कितना है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और बटे कितना है, ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। वैसे ये चीज और ये चीज देखने के बाद आपके दिमाग में एक बात जरूर आ रही होगी, क्या आ रही होगी, ये किसका फॉर्मूला है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ठीक है। और ये वाला किसका फॉर्मूला है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। ये फॉर्मूला हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि वहां पर यहाँ पे माइनस होना चाहिए, ये तो है नहीं, ठीक है। यहाँ पर भी ये फॉर्मूला कंप्लीट नहीं है। ए प्लस बी का जो होल क्यूब है वो क्या होता है, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। मतलब मामला फॉर्मूले में नहीं गया, तो नहीं गया तो अब आप दिमाग लगाइए क्या हो सकता है। देखिए यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, इसमें से मैं ए को बाहर निकाल लेता हूँ। तो अब आप देखिए ऊपर हमारे पास बचेगा ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन, अगर मैं इसमें से ए को बाहर निकालूं तो यहाँ कितना बचेगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी। अब आप देखिए ये दोनों चीजें बिल्कुल सेम है, तो अब आपके पास बचा क्या, ए प्लस बी अपॉन ए, और यही आपका उत्तर होगा। अच्छा, इस फॉर्मेट में दिया ही नहीं है, ठीक है, 1 प्लस करके दिया हुआ। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए इसका मतलब क्या हुआ, ए अपॉन ए प्लस बी अपॉन ए, ये दोनों कैंसिल, मतलब उत्तर हो जाएगा 1 प्लस बी अपॉन ए, दिया हुआ है आपको ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो सवाल को देखने के बाद जो बात समझ में आती है, अगर वो बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है तो आप समझ जाइए कि सवाल को आप गलत डायरेक्शन में सोच रहे हो। सवाल में कुछ ना कुछ जरूर होगा, दूसरी निगाह जैसे ही आप डालोगे आपकी समझ में आ जाएगा कि पूरा मामला है, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे कह रहा है, एक कार 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तो निश्चित दूरी तय करने में उसे 5 घंटे का समय लगता है। उसी दूरी को 2.5 घंटे में तय करने के लिए कार की चाल क्या होगी। दूरी समान है, और अगर दूरी समान है तो चाल और समय का जो अनुपात है वो क्या होना चाहिए, एक दूसरे का अपोजिट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पहली लाइन जो है, मैंने आप लोगों को बार बार ये बात बताई है कि टाइम, डिस्टेंस और स्पीड के 75% सवाल केवल 2 जगहों से पूछे जाते हैं, एक जहां पर दूरी समान होती है और एक जहां पर समय समान होता है। अब दूरी समान है, टाइम पहले उसको लग रहा था 5, फिर लग रहा है 2.5। अब आप इसको देख ही सकते हैं, अगर मैं इसको हटा भेज दूं तो ये 25, 25 से कम 25, 25 दूनी 50। अब स्पीड क्या होगी, इसकी अपोजिट, मतलब ये होगी 1 और 2 की। अब पहले स्पीड कितनी थी, 1 की वैल्यू कितनी है 30, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 गुणे 30, मतलब उत्तर हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर, दिया हुआ है आपको ऑप्शन नंबर, ठीक है। सवाल में कुछ है ही नहीं, 5 का आधा 2.5, 30 का डबल 60। पढ़ते पढ़ते आप सवाल को टिक कर सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं अगले सवाल की। 14 नंबर सवाल हमको क्या कह रहा है, 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1908 है, ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि की किया जाता है, तो मूलधन ज्ञात। चक्रवृद्धि ब्याज आपको दे दी गई है, और क्या दे दी गई है, दर दे दी गई है। बहुत आसान है। अभी तक आप क्या करते थे, मूलधन और मिश्र धन का रेशियो निकालते, और मूलधन और मिश्र धन के बीच की जो चीज होगी वही तो ब्याज होगी। अब मामला क्या है, 12% का। 12% की वैल्यू कितनी होती है भाई, 12% बराबर होता है 3/25। मामला कितने का है, 2 साल का, मतलब कहानी है 25 से 28 की, 2 साल का मामला है, मतलब ये हो गया। मतलब स्थिति बन गई 625 से 784, ठीक है। अब देखिए इन दोनों के बीच का जो फर्क है, ये आपका मूलधन है, ये आपका मिश्र धन है, इन दोनों के बीच का अंतर ही ब्याज कहलाएगा। 14 में से 5 चला गया 9, ठीक है। 7 में से 2 चला गया 5, और 7 में से 6 चला गया 1। इसकी वैल्यू आपको दी गई है 1900। अब आप देखिए ये किसी न किसी डाटा से तो ये कटेगा, 9 5 14 1 15, 9 1 10 8 18, 3 से कट रहा है। पहले मैं इसी को काट लेता हूं, 3 छक्के 18, 3 त्रिकाई 9, 3 छक्के 18। 3 में मैं किसका गुणा करूं कि 6 आ जाए, 2 का गुणा करूंगा तो 50 दूनी 100 नहीं आ रहा है।
फिर किसका गुणा करेंगे 12 का, तो 12 तिहाई 36, 12 पंचे 60, 3 63, ये कट रहा है, मतलब 1 की वैल्यू कितनी है 12। अब अगर आपसे मूलधन पूछा जाएगा तो 625 में गुणा कर दो, मिश्र धन पूछा जाएगा तो 784 में गुणा कर दो। आपसे ये पूछा जा रहा है, तो 625 गुणे 12, 25 को किसकी जरूरत होती है 4 की, 25 चौके 100, 3 बचेगा, 25 तिहाई 75 और 100, ये हो गया 7,500 रुपए आपका उत्तर है, दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में। अब ये हमारे बच्चों को, कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा कि मैंने किया क्या। मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ, कैलकुलेशन को स्ट्रांग कीजिए अगर पेपर आपको बढ़िया से निकालना है। ये मैंने क्या किया इसको समझिए जरा। अगर मैं 625 को 2 हिस्सों में बांटूं तो ये होगा, और ये 4 गुणे 3 होगा। इसकी वैल्यू कितनी होती है 00, इसका गुणा कितना होता है 75। यही आपके सवाल का जवाब था। ठीक है, नहीं बन रहा तो 12 का पहाड़ा बनता होगा, 12 का पहाड़ा पढ़ के भी सवाल को लगा सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। दो प्राकृत संख्याओं का योग 140 है। योग महत्तम समावर्तक लघुत्तम समावर्तक 28 और 161 है। संख्याओं के बीच पूर्ण अंतर, दोनों की संख्याओं के बीच का अंतर दिखा। अब एलसीएम एचसीएफ में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो संख्याओं का योग है वो कितना होता है एचसीएफ गुणे ए प्लस बी, और जो एलसीएम होता है वो कितना होता है एचसीएफ गुणे ए गुणे बी। अब देखिए, आपके पास योग भी है, आपके पास एचसीएफ भी है, तो ए प्लस बी निकल जाएगा। आपके पास एलसीएम भी है, एचसीएफ भी है, तो ए इंटू बी निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए ए प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए प्लस बी की वैल्यू होगी योग बटे एचसीएफ। योग कितना दिया हुआ है 140, एचसीएफ कितना दिया हुआ 28, मतलब कितनी बार जाएगा ये 5 बार। ठीक है, ए इंटू बी बराबर कितना हो जाएगा एलसीएम बटे एचसीएफ, मतलब ये कितना हो जाएगा 168 अपॉन कितना है 28। कितनी बार जाएगा ये 6 × 48, 6 दूनी 12, बिल्कुल कितनी बार जाएगा ये 6 बार। अब आपको ऐसी दो संख्याएं देखनी है जिनका योग 5 हो और गुणा कितना हो 6। तुरंत आपकी समझ में आ जाएगा कि पूरा मामला कितना है 2 और 3 का। अंतर पूछ रहा है, इन दोनों का अंतर कितना है 1, और एचसीएफ आपका है 28, मतलब आपका उत्तर हो जाएगा 28, दिया गया है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, यहां ध्यान रखिएगा संख्याओं का जो अंतर है, अंतर वो कितना होता है, वो होता है एचसीएफ इंटू ए माइनस। ठीक है, इसीलिए हमने क्या किया ए माइनस बी को पहले निकाल लिया और बाद में एचसीएफ का गुणा कर दिया। ठीक है, आप चाहते कुछ बच्चे हमारे ऐसा करेंगे 28 दूनी 56, 28 तिहाई 84, संख्या निकालेंगे फिर घटाएंगे। क्या जरूरत है भाई, यही तो दोनों में ही तो 28 का ही गुणा होना है, पहले ही अंतर निकाल लो। ठीक है, हमको ये पता भी है कि संख्याओं का जो अंतर है वो एचसीएफ इंटू ए माइनस बी होता है। ए और बी की वैल्यू तो हमें पता ही है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे बोला y का x% 90 के 2/3 के बराबर है, तो x इंटू वाई का मान, परसेंटेज का बहुत ही बेसिक सवाल, जो बोल रहा है वही कर दीजिए। ठीक है, y इंटू x% मतलब x अपॉन 100 बराबर हो जाएगा 90 इंटू 2/3। अब देखिए एक्स वाई आपसे पूछ रहा है, तो एक्स वाई बराबर इसको पहले ही काट लेते हैं, ये 30 हो गया, कितना हो जाएगा 30 दूनी 60 और गुणे कितना 100, 1 2 3 0, मतलब 6 के बाद 30 लगा दीजिए, 6000 आपका उत्तर है, दिया गया है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमको बोला है 45 और 50 छात्रों वाले दो बैचों के औसत प्राप्तांक 78 और 65 है, सभी छात्रों के औसत अंक ज्ञात करें। ठीक है, इसमें मैंने आप लोगों को क्या बताया था, बेसिक से आप लगाओगे सवाल थोड़ा सा लेंथी हो जाना है। ठीक है, देखिए संख्या कितनी है, संख्या कितनी है, संख्या है 45 और 50, इसको हम रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं, 5 से दोनों कट रहे हैं 9 और ये। ठीक है, औसत कितना है इन दोनों का, औसत है 45 वाले का है 78 और इसका कितना है 65। यहां मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि दोनों में से जो कम वाला हो आप उसको पकड़ के चलिए। इन दोनों में कम कौन सा है 65। ठीक है, हम ये करते हैं, हम इन दोनों को ही 65 मान लेते हैं, हमारा जो सिद्धांत है वो ये, दोनों का 65 मान लिया, लेकिन ये तो 65 से 13 ज्यादा है, तो 13 ज्यादा है कितने लोगों का 9 लोगों का, और बांटना कितने लोगों में है 29। ये है आपकी कहानी। ठीक है, अब आप देखिए
बांटना कितने, सॉरी बांटना है 19 लोगों ने, 10 और 9, ठीक है। अब आप देखिए पूरा मामला क्या हो गया, 65 धन 117/19, कितनी बार जाएगा ये, 19 पना 95, 19 छक्का 114, 6 बार जा रहा है, ठीक है। मतलब कितना हो जाएगा ये, 65 प्लस 6 सही 3/19, तो 65 और 6 71 सही 3/19, ये आपके सवाल का जवाब है। ओह, इसने तो और ही लंबा कर दिया, ठीक है भाई, गुणा कर लेते हैं, वो यही कराना चाह रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। 19 पना 95, 19 छक्का 114 और 9 123, और प्लस कितना है 117 बटे कितना है 19, 7 5 12, 3 1 4 1 5, 12 और 1 13, 1352/19, ये आपके सवाल का जवाब है, दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। इस फॉर्मेट में हो तो इस फॉर्मेट में टिक कर दीजिए, इस फॉर्मेट में तो इस फॉर्मेट, हमने जो सवाल लगाया था हमारे लिए ये वाला ज्यादा सूटेबल था, क्योंकि हम 65 को पहले ही बांट करके चल रहे थे, ठीक है। इसने इसको ऐसे कर दिया तो आप एक बार गुणा करके जोड़ दीजिए, लग गया सवाल, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:3 पर, हानि कितनी होगी, 2 की हानि 3 पर, ठीक है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, ओह 2 की हानि 5 पर, ठीक है। तो 20 पंचे 100, 20 दूनी 40%, ठीक है। सवाल आपको क्या कह रहा है, देखिए एसपी और सीपी, ठीक है, नहीं सीपी एसपी लिखा हुआ है, सीपी और एसपी, सीपी कितना है 5, एसपी कितना है 3, हानि कितने की हो रही है 2 की, तो जो हानि प्रतिशत है वो हमेशा किस पर निकलता है, हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100, मतलब 2/5 गुणे 100, 20 पंचे 100, 20 दूनी 40, यही आपके सवाल का जवाब है, दिया हुआ है आपको ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं, तो निम्नलिखित में से क्या ए और बी का योग नहीं हो सकता, योग नहीं हो सकता। अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स एक नहीं होता, 2 से होता है, 2 3 5 7 11 13 17 19, ठीक है। 19 के बाद होता है 23, 23 के बाद फिर क्या होता है 29 31, ठीक है। देखते हैं क्या, देखिए 28 है, 28 को मैं कैसे बांट सकता हूँ, 13 + 15, ये वाली अभाज्य नहीं है। 10 को मैं कैसे बांट सकता हूँ, 3 + 7, ठीक है। 14 को मैं कैसे बांट सकता हूँ, 7 7 भी बांट सकता हूँ, 6 + 8 भी कर सकता हूँ। 6 को मैं कैसे बांट सकता हूँ, 2 + 4 भी बांट सकता हूँ, 1 + 5 भी, 2 + 4 भी लिख सकता हूँ, 1 + 5 भी लिख सकता हूँ। अब आपसे पूछ रहा है योग नहीं हो सकता, तो ये वाली भी अभाज्य संख्याओं का योग है, ठीक है। ए और बी दो अभाज्य संख्या, और निम्नलिखित में से क्या ए और बी का योग नहीं हो सकता। अगर मैं इसको देखूं तो 5 और 9, 5 9 5 14, 13 + 15, 3 + 7 ये है, 6 + 8 ये भी है, ये 6 भी, ये 6 नहीं हो सकती, ये भी अभाज्य संख्याओं का योग नहीं है, ये भी अभाज्य संख्याओं का योग नहीं है, ठीक है। ये भी अभाज्य संख्याओं का योग नहीं है, केवल ये अभाज्य संख्याओं का योग है, ठीक है। सॉरी 15 भी तो नहीं है, केवल ये वाली कौन सी, 3 + 7, मतलब हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सवाल आपको जो कह रहा है वो ये कह रहा है इनमें से कौन सी ऐसी संख्या, देखिए यहां पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, 1 + 5, तो मैं पहले ही बता रहा हूं कि एक अभाज्य संख्या नहीं है। 10 को अगर आप देखो तो 10 में 3 + 7 भी आएगा, 1 + 9 भी आएगा, 2 + 8 भी आएगा, 3 + 7 भी आएगा, 4 + 6 भी आएगा, 5 + 5 तो रहने दीजिए, ठीक है। सवाल में आपको बोला ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सी ए और बी का योग नहीं हो सकती, अभाज्य संख्याएं ही लेना है। अब अगर आप इसको दूसरे स्टेप से पकड़ोगे तो देखिए 2 3 5 7 11 13 17 19, कहां तक है 28 तक है, 19 19 के बाद कितना हो जाएगा 23, 23 के बाद कितना हो जाएगा 29, ज्यादा हो गया। अब आप देखिए 28 बनाना है, 28 बनाना है तो कैसे 28 बन सकता है, 13 और कोई संख्या है क्या ऐसी, 5 + 23, ये दोनों आप बना सकते हो 28, ये बन गया 28, ठीक है। 10 बनाना है
3 और 7 ये बना सकते हो आप, ये 10 बन गया। ठीक है, 14 बनाना है, 14 बनाना है तो 5 है ही है, 5 है ही है। ठीक है, 1 13 बन सकता है, 2 के साथ करोगे तो 12 करना पड़ेगा, 3 के साथ करोगे तो 11 करना पड़ेगा। 14 ये बन सकता है, 3 + 11 ये कितना बन गया 14। 6 की अगर मैं बात करूं तो 6 कैसे बनेगा, 1 + 5 और 2 + 4। ठीक है, ये भी अभाज्य नहीं है, ये भी अभाज्य नहीं, चूंकि यहां पर 1 नहीं है, मतलब हमारा जो उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्यों, सवाल को थोड़ा सा समझने में कंफ्यूजन हो गया। सवाल आपसे कह ये रहा है ए और बी का योग नहीं हो सकता। ये है पूरी हमारी संख्याएं 28 तक, 28 तक। इसमें सारी संख्याएं बन सकती हैं, केवल एक संख्या है 6 जो कि इनका प्रयोग करके नहीं बनाई जा सकती। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। एक दुकानदार अपने स्टोर की प्रत्येक वस्तु पर 18% की छूट देता है। 5,583 की लागत वाले वस्तु को ग्राहक को निकटतम पूर्णांक में भुगतान करना चाहिए। देखिए 18 की छूट दे रहा है, मतलब सामान कितने में बेच रहा है वो 82% में। ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा इसका, 5,583 गुणे 82/100, ये 41/50। ठीक है, देखिए जरा 41/50। ठीक है, अब आप देखिए 41 दिया, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 8 एकम 8, 8 चौके 32, 5 एकम 5, 5 चौके 20, फिर यही 5 एकम 5, 5 चौके 20। देखिए 3 12 8 20, 32 2 34, 5 39, 20 3 23, 5 28 और ये कितना है 2। ठीक है, अब 50 का हमें क्या देना है भाग, तो मैं इसमें और 2 का गुणा मार देता हूं, यहां भी 2 का कर देता हूं, तो 2 तिहाई 6, 0 2 9 18, 2 8 16 और 1 17, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 दूनी 4 और 2 अंकों के बाद दशमलव, 4,578 रुपए दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, 41 का गुणा करना है, कैलकुलेशन तो थोड़ा सा होना ही चाहिए। बात करते हैं अगले सवाल की। ओह साथियों, इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा ये पेपर खत्म होता है। आज के पेपर में अगर देखा जाए तो पेपर को मॉडरेट लेवल का कहूंगा, कारण यह है कि इसमें सरल प्रश्नों की संख्या ज्यादा है, कठिन प्रश्नों की संख्या कम है। हाँ, 2 क्वेश्चन जो आपके रेशियो से पूछे गए वो दोनों ही क्वेश्चन अलजेब्रा से रिलेटेड थे, ये सवाल आपके लिए जरूर दिक्कत पैदा कर सकते थे। दूसरा एक सवाल जो नंबर सिस्टम का अभाज्य संख्याओं वाला पूछा गया, यह भी एक सवाल ऐसा था जो कि पहली बार पढ़ते समय आपसे यह समझ में नहीं आएगा कि वो सवाल कह क्या रहा है। इसके अलावा अगर बाकी के सवाल देखा जाए तो वो अपने ट्रैक पर ही थे। आज का ये डिस्कशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं कल एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।